हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम सीरियल्स का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और न्यूट्रिटिव वैल्यू को बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। अक्सर बच्चे इस स्ट्रक्चर को देख के घबरा जाते हैं। आपने इसी स्ट्रक्चर को देखा होगा और आप परेशान हो जाएंगे कि वेट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे पार्ट्स है, कितनी सारी लेयर्स है, मैं कैसे याद करूं। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आज बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा स्ट्रक्चर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको मेनली 3 लेयर याद रखनी है। सबसे आउटर लेयर ब्रैन, फिर एंडोस्पर्म और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एम्ब्रियो या जर्म। ब्रैन को ही पेरिकार्प बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है आउटर मोस्ट लेयर। अब बच्चे कंफ्यूज, ऑप्शन में ब्रैन दिया ही नहीं रहेगा, वहां पेरिकार्प दिया रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ब्रैन और पेरिकार्प सेम थिंग है, चाहे हम ब्रैन बोलें चाहे हम पेरिकार्प बोलें। फिर एंडोस्पर्म होता है, देन एम्ब्रियो और जर्म दोनों सेम हैं, चाहे हम जर्म बोलें चाहे हम एम्ब्रियो बोलें। सो किसी भी सीरियल का सबसे मेजर पोर्शन एंडोस्पर्म कवर करता है, ये दैट इज 83%। ब्रैन 2 to 3% या 2.5% है और एम्ब्रियो या जर्म 14.5%। मतलब एक एवरेज हम बोलेंगे तो 14 to 15% के बीच में होता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया सबसे आउटर लेयर क्या है, ब्रैन या पेरिकार्प। देन आपका एंडोस्पर्म है, ये मेजर पोर्शन होता है, ऑलमोस्ट 83% कवर कर रहा है। फिर अंदर का पार्ट क्या है, एम्ब्रियो या जर्म, यही जर्मिनेट करके नया हमारा बनता है। अब ब्रैन की फर्दर लेयर्स डिवाइडेड हैं, तो हम एक बार इसको देखेंगे। अब जैसे एग्जाम में आता है आउटर मोस्ट लेयर, तो एक ब्रैन दे देगा, पेरिकार्प दे देगा, बाकी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस ऐसे, तो बच्चे कंफ्यूज करने लगेंगे। तो पेरिकार्प ब्रैन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्प। तो अब ब्रैन, एंडोस्पर्म और जर्म, आपको इसको लर्न करना है। 3 लेयर लर्न कर ली हमने, ब्रैन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो या जर्म, ब्रैन, पेरिकार्प। कितना कितना पोर्शन कवर कर रहा है इसको हमने देख लिया। अब ब्रैन और एंडोस्पर्म के बीच में एक मेजर लेयर है, इन दोनों को जो लेयर सेपरेट कर रही है उसको बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। ब्रैन और एंडोस्पर्म को एल्यूरॉन लेयर सेपरेट कर रही है। इसी तरीके से एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को स्क्यूटेलम सेपरेट कर रही है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ब्रैन और एंडोस्पर्म के बीच में कौन से लेयर है, एल्यूरॉन लेयर है, और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में स्क्यूटेलम। थोड़ा चीज़ें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो अगर सीक्वेंस लगाने के लिए आएगा तो ब्रैन, देन एल्यूरॉन, फिर एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, देन एम्ब्रियो। तो आप इसको इसी फॉर्म में कॉपी में नोट कर लिए। क्लियर? ब्रैन और एंडोस्पर्म को एल्यूरॉन से लेयर कर रही है सेपरेट, और फिर एंडोस्पर्म और जर्म को स्क्यूटेलम। क्लियर? तो ब्रैन का फर्दर देख लेते हैं और कौन कौन सी लेयर है ब्रैन में। अब ये आपका एक वीट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सीरियल्स का एक ही होगा, पर ये डिफर करता है, वैरायटी टू वैरायटी डिफर करेगा। राइस का स्ट्रक्चर अलग है, सीरियल का स्ट्रक्चर अलग, वीट का अलग है, पर एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन सेम ही रहता है। अब ब्रैन या पेरिकार्प, ये आउटर लेयर हो गई। इसमें फर्दर कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एक क्रॉस सेल की लेयर, एक ट्यूब सेल की लेयर है, फिर एक सीड कोट है, इसी को टेस्टा बोलते हैं। देन हाइलन लेयर है न्यूसिलर टिश्यू की। अब आप फिर कंफ्यूज, अब आप फिर डर जाएंगे कि मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। ओके, तो आपको अभी आपने कंफ्यूज करना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बोल्ड कर दिया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा विच लेयर इज या विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द व्हीट। सो सीड कोट या टेस्टा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द सीरियल। ये पिगमेंटेड लेयर होती है, यही उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, कौन सी लेयर प्रोवाइड कर रही है, टेस्टा यानी सीड कोट। ठीक है, ये कलर देती है। जहां जहां बोल्ड है वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एल्यूरॉन सेल लेयर हो गई। बताया ना, एंडोस्पर्म और ब्रैन के बीच में एल्यूरॉन सेल लेयर है। तो एल्यूरॉन सेल लेयर में 20% प्रोटीन, 20% ऑयल और 20% मिनरल होता है टोटल कॉम्पोजिशन का। और ये निकोटेनिक एसिड विच इज विटामिन B3 नियासिन, इसमें रिच होती है। और वीट में 7%
पूरे वीट का 7% पार्ट एल्यूरॉन सेल लेयर होती है वीट में। देन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मेजर पोर्शन एंडोस्पर्म का स्टार्च होता है एंड प्रोटीन, पर मेजर हम बात करेंगे तो स्टार्च, सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन स्टार्च कहाँ पे है, वो एंडोस्पर्म में है। देन स्क्यूटेलम आ गया, ये भी रिच है प्रोटीन, फैट एंड विटामिन बी में। इसका फंक्शन क्या है, मोबिलाइज करती है स्टोर्ड फूड को एंडोस्पर्म में, और वीट जर्म जब जर्मिनेट करता है वीट जर्म तो उसमें ट्रांसमिट कर देती है, न्यूट्रिएंट्स को जर्म तक पहुंचा देती है। यहाँ पे स्टोर करके एंडोस्पर्म में स्टोर करके ये यहाँ तक पहुंचा देती है। तो ये इसका एक मेजर रोल हो गया। एम्ब्रियो जर्म रिच इन प्रोटीन एंड फैट, स्पेशली विटामिन ई, विटामिन ई में भी ये होता है, इसके अलावा और विटामिन ई में ये रिच होता है जर्म। तो ये आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, ऑलमोस्ट सभी सीरियल्स का सेम है, पर ये डिफर करेगा, वैरायटी टू वैरायटी डिफर करेगा। नेक्स्ट अब हमें इसकी कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू देखनी है, कॉम्पोजिशन न्यूट्रिटिव वैल्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका नेट का टीजीटी पीजीटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हायर एजुकेशन के एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैंने आपको कवर करने की कोशिश करी है। ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि लिमिट ही नहीं है पढ़ने की, बट हमें क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो हमें उसमें से क्या निकाल के पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी हमें कैसे करनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं। आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। सो आगे बढ़ते हैं, तो अब कॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू देख लेते हैं। तो 100 ग्राम सीरियल्स प्रोवाइड 340 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है, एंड 100 ग्राम गिव्स 80% कार्बोहाइड्रेट। सब मेजर पोर्शन क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्रूड फाइबर के फॉर्म में भी है और सॉल्युबल के फॉर्म में भी है। क्रूड फाइबर के फॉर्म में इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेंटोजेंस होते हैं, एंड सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में इसमें मेनली स्टार्च होता है। हमने बात की ना, एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है लार्ज क्वांटिटी में, एंड डेक्स्ट्रिन और शुगर्स भी होते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। शुगर्स की बात करें तो इसमें ग्लूकोज मोनोसेक्राइड के फॉर्म में, एंड सुक्रोज और माल्टोज डाइसेक्राइड है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें फ्रक्टोज है, तो इसमें फ्रक्टोज नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा चीज़ें समझने में, आप धीमे धीमे कॉपी में इसको नोट डाउन करिए, साथ ही साथ अपना MCQs भी लगाइए, तो आपको इजी पड़ेगा समझने में। इसको आप कंबाइन कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के साथ में क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन इसमें 6 to 12% है। Cereals provide more than 50% of protein requirement as consumed in large quantities। अब सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं, रोटी चावल, सीरियल्स के फॉर्म सबसे ज़्यादा हमारी डाइट में कौन सा पोर्शन होता है, सीरियल्स का होता है। तो इसीलिए 50% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देती है, क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं। दाल हमारी एक कटोरी होती है, बट हमारी रोटी चावल ज़्यादा होता है डाइट में, सीरियल्स पोर्शन ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई 50% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्यों कर रही है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में है। एजर्शन रीजन में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है नेट के बच्चों से। हायर कंसंट्रेशन अकर इन एम्ब्रियो, स्क्यूटेलम एंड एल्यूरॉन। वैसे तो ये प्रोटीन आपका सारे सेल्स में है, बट मेजर पोर्शन ये एम्ब्रियो कवर करता है, स्क्यूटेलम एंड एल्यूरॉन लेयर। प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है इसमें, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन्स। ग्लाइडिन और ग्लूटेलिन्स कंबाइन करके ग्लूटेन प्रोटीन बनाती हैं, जिसकी वजह से इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है ना। आपने देखा होगा वीट में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन ज़्यादा होगा उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। अब आपने टीवी में थोड़े टाइम पहले एक ऐड चल रहा था कि हमारे आटे में रबड़ है, सब लोग अपने आटे को नीड करके फिर धो रहे थे, पानी के टैप वाटर में धो रहे थे, ऐड चला हुआ था, जिसका रबड़ी निकल रहा था, हमारे आटे में तो रबड़ है, ये तो आटा सही नहीं है, दूसरा आटा खरीदना है, सब लोग एक्सपेरिमेंट करने में लग गए। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन। वो ग्लूटेन प्रोटीन है, कोई रबड़ नहीं है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसी की वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी, और इसी की वजह से तो हम इसकी रोटी बना पाते हैं। ग्लूटेन, हम गेहूं के आटे की कैसे रोटी बनाते हैं, चावल के आटे की रोटी क्यों नहीं बन पाती है, क्यों मुश्किल होती है। हम गेहूं के आटे की तो रोटी बनाते हैं, चपाती खाते हैं। ड्यू टू ग्लूटेन प्रोटीन
क्लियर। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके फूड साइंस को पढ़ के ही क्लियर होंगे, अदरवाइज हम भी भटकते रहेंगे, लोगों की भीड़ में हम भी शामिल हो गए, जो सब टाइम वेस्ट करके आटा गूंथ के पानी नीचे धो रहे हैं, निकाल रहे हैं कि हमारे में रबड़ है, फिर रबड़ थोड़ी ना, दैट इज ग्लूटेन प्रोटीन दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी। क्लियर। सो फूड साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इसको पढ़ के ही समझ में आएगा। दिस इज नॉट फॉर ओनली एग्जाम पर्पस, ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाई इट इज द पार्ट ऑफ होम साइंस। क्लियर। नेक्स्ट, राइस कंटेन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन बट बेटर क्वालिटी। जब हम इसको बाकी सीरियल्स में देखते हैं तो राइस में प्रोटीन तो इसकी कम है, क्वांटिटी वाइज कम है, पर क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि आपने है प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये इसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा प्रेजेंट है। जो अमाइनो एसिड हमारी फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, अमाइनो एसिड की बॉडी में कुछ ना कुछ रोल है, फंक्शंस हैं, तो जिसमें ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, सारे कवर कर रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन हुई। तो इसमें क्वांटिटी वाइज तो कम है बट क्वालिटी वाइज राइस की प्रोटीन अच्छी है। अब हमने अमाइनो एसिड की आपको बात बताई, तो सीरियल्स किसी में कोई से प्रोटीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है किसी फूड में, और किसी फूड ग्रुप्स में कोई से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अभी हम वो आगे की क्लास में बात करेंगे कि कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, वरना बहुत ही लेंथी टॉपिक होता जाएगा। सो सीरियल्स में लाइसिन एब्सेंट है, डेफिशिएंट है, एंड मेथियोनिन रिच है, और पल्सेस में इसका उल्टा है। अब एक लर्न कर लीजिए, सीरियल्स आर रिच इन मेथियोनिन एंड डेफिशिएंट इन लाइसिन, pulses are rich in lysine and deficient in methionine। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सारे अमाइनो एसिड मिल जाएंगे, लाइसिन भी मिल जाएगा, मेथियोनिन भी मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। जैसे हम लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, हमारी डाइट में जो भी कम है वो हमने सप्लीमेंट्स के थ्रू ले लिया है, तो यहाँ पे हम म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि भाई सीरियल्स में ये कम है तो इसने पल्सेस ने इसको ये दे दिया, पल्सेस में ये कम है तो उसने इसको ये दे दिया, तो हमने राइस और पल्सेस को मिला के खा लिया, रोटी के संग दाल खाई, दाल के संग चावल खाया, तो हम सीरियल्स को और पल्सेस को मिला के खा रहे तो हमारे सारे अमाइनो एसिड फुलफिल हो जाएंगे। सीरियल्स व्हेन कंज्यूम्ड विद पल्सेस द प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव्स ड्यू टू म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। ना क्वालिटी इंप्रूव हो रही, क्यों? क्योंकि सारे अमाइनो एसिड हमें मिल रहे हैं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं किसमें कौन सा रिच है कौन सा डेफिशिएंट है। म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, लेट्स कम टू लिपिड्स। अब हम लिपिड की बात करें तो व्हीट में, राइस में 1-2% लिपिड है और मेज में 3% लिपिड होता है। मोस्टली लिपिड प्रेजेंट होता है जर्म में और ब्राउन पोर्शन में। फैट प्रेजेंट इन सीरियल्स कैन मीट मोर देन 50% ऑफ आवर एसेंशियल फैटी एसिड। जैसे हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, फैट भी फैटी एसिड्स से मिलकर बनता है। कुछ हमारी बॉडी बना पाती है, कुछ हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं फैटी एसिड्स। तो सीरियल्स हमारी एसेंशियल फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट को 50% रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। बट वही अगर हम इसको पल्सेस के संग खाते हैं, सीरियल्स और पल्सेस का कॉम्बिनेशन, तो हमारी फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी एक एडल्ट की फुलफिल हो जाती है, लाइक अमाइनो एसिड के जैसे। क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, हमको रटना नहीं, वो कॉन्सेप्ट समझने हैं, तभी हम यूजीसी नेट कोई इतना ईजी पेपर नहीं है कि आपको हलवा पे क्वेश्चन दे देगा, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। मिनरल्स, सीरियल्स पर्टिकुलरली राइस आर पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। राइस पुअर सोर्स है कैल्शियम एंड आयरन का, रागी इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, रागी का कई बार क्वेश्चन में आता है। आयरन कंटेंट मिनरल्स, और मिनरल्स मोस्टली वैसे कम ही है, बट आयरन कंटेंट व्हीट में प्रोसेसिंग के थ्रू बढ़ रहा है। जब इसकी मिलिंग होती है तो आयरन रोलर से होकर निकलना पड़ता है, जिससे कि इसका आयरन कंटेंट बढ़ जाता है। मिनरल्स इसमें फाइटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस इसमें फाइटेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स के संग, बाकी मिनरल के संग ये चिलेट फॉर्म कर लेता है। लाइक आयरन के संग आयरन फॉस्फेट बन जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, तो आयरन और कैल्शियम हमें इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है बॉडी में। इसके लिए जब हम इसे जर्मिनेट करते हैं, ऑन जर्मिनेशन
फाइटेट कंटेंट रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, और इससे हमें आयरन की इन सब की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो जर्मिनेशन से फाइटिक एसिड या फाइटेट रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंप्रूव्ड। क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरी स्पीड थोड़ा सा लग रही है हाई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको उस तरीके से आपको और एक्सप्लेन करूँ चीज़ें। अब आते हैं, कम टू वाइटमिन्स पर आते हैं हम। तो होल ग्रेन सीरियल्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बी वाइटमिन्स ना, बी वाइटमिन का ये सोर्स है, बट ये इसके आउटर लेयर में ब्रैन में ज़्यादा पाया जाता है। जब हम इसकी रिफाइनिंग या पॉलिशिंग करते हैं तो ये कम हो जाएगा, इसीलिए आपका मैदा में जो वाइट फ्लोर है उसमें ये कम होता है बी वाइटमिन एज कम्पेयर टू होल व्हीट फ्लावर। फिर अगर हम पैराबॉइलिंग प्रोसेस करते हैं, इसमें क्या करते हैं हमने पैराबॉइलिंग की प्रोसेस में इसको हम वाटर में सोक करके फिर हम स्टीमिंग करते हैं। इससे जो आउटर लेयर में है वाइटमिन वो अंदर तक चले जाते हैं। सो इससे क्या होता है, इसका कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। पारबॉइल्ड राइस को हम अगर मिल करेंगे तो हमारा लॉस इतना विटामिन बी का नहीं होगा। अब मेज में क्या है, वैसे तो ये विटामिन ए और सी इन सब में ये लैक होते हैं, बी वाइटमिन होते हैं। मेज में कैरोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी में जाके हमारा विटामिन ए रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। विटामिन ई का रिच सोर्स है जर्म, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, सीरियल्स में जर्म में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरियल का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। आई होप कि मैं आपको कुछ इजी वे में समझा पाई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करनी है पूरा। इसी फॉर्म में आप लिख लीजिए, आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। ओके, क्लियर? आई होप आपको वीडियो बेनिफिशियल होगी। थोड़ी सी लेंदी हो गई है आज की क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अपना लंबा था। सो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।